हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 2024 में फिजिक्स का पेपर देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इस पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को या फिर आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक को एक ही वीडियो में, सही सुना आपने, आप इसको एक रिवीजन क्लास भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लघु उत्तरीय में आते हैं, विस्तृत उत्तरीय में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मतलब ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जितने नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। याद रखिए, ये एक मैराथन क्लास होगा हमारे सेकंड चैप्टर फिजिक्स का। अब आप लोग कहेंगे सर फर्स्ट चैप्टर का क्या होगा, तो इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, तभी तो मैं सेकंड पे आया। तो आप लोग सर्च कीजिए विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, यूट्यूब पे सर्च करोगे आ जाएगा भाई। तो देखिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस इतना पढ़ के जाना बोर्ड एग्जाम में और छाप के आओगे। टेंशन नहीं लेने का जब तक मैं हूं, ठीक है, बस इतना पढ़ लो, ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मतलब आपके इस चैप्टर से चाहे वो अति लघु उत्तरीय हो, चाहे लघु उत्तरीय, चाहे विस्तृत उत्तरीय। आप लोग कह रहे थे सर आप लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के आंसर नहीं बताते, तो हम सब कुछ बताएंगे जब तक आपको टॉपर नहीं बनाएंगे, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं सीरीज को आगे बढ़ाता रहूं और आपकी पूरी तैयारी में करवाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि विद्युत विभव क्या होता है। हालांकि ये क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय में आता है, विस्तृत उत्तरीय में नहीं आता, ठीक है, लेकिन लघु उत्तरीय आपके फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं। आप पेपर उठाकर देख लीजिए, तो भाई उसको जानना जरूरी है। तो विद्युत विभव होता क्या है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है। देखो, विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इसमें आपको मात्रक भी पूछा जा सकता है, तो ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए विद्युत विभव होता क्या है, पहले उसको जान लेते हैं। डेफिनेशन थोड़ा सा फिगर में आपको समझाऊंगा, उसके बाद में हम उसका फॉर्मूला, कैसी राशि है, उसका मात्रक क्या होगा, बीमा क्या होगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। भाई छोड़ेंगे नहीं इसको, क्योंकि जितने भी टॉपिक हैं सारे इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, बस ध्यान से इस वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना। देखो विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। मतलब एकांक धन परीक्षण आवेश को, मतलब जो धन आवेश होता है, परीक्षण आवेश का मतलब उसको परीक्षण के लिए, टेस्ट के लिए यूज किया जाता है आवेश को। वैसे आवेश तो आपको पता ही होगा, परीक्षण आवेश का मतलब जिसको परीक्षण के लिए यूज किया जाए, ठीक है। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। मतलब आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया गया उसे वैद्युत विभव कहते हैं, अगर सिंपल देखा जाए तो। जैसे देखो, मान लीजिए ये आपका भैया अनंत पर एक बिंदु है, इस पर उपस्थित है हमारा धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट। देखिए परीक्षण आवेश है तो क्यू नॉट हम लिख देंगे, और ये बिंदु कौन सा है, ये अनंत है, ठीक है, अनंत है। अब मान लीजिए इसी के पास इस साइड में देखो एक वैद्युत क्षेत्र है, ये मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, इसको हम लोग मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र, लिख दीजिएगा ऐसे, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। मान लीजिए ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए इस धन परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु पर हमें लेकर आना है इस धन परीक्षण आवेश को, तो भैया ये यहां पर आ गया। अब लाया हमने तो भैया कुछ कार्य करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो इसका जो कार्य होता है, देखिए
इस प्लस क्यू नॉट को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो किया गया W होगा वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। और वैद्युत विभव इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। मतलब धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होगा वो उस बिंदु पर वैद्युत विभव होगा। ठीक है, तो अनंत पर हमारा धन परीक्षण आवेश था, इसको हमने यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र था, इसके अंदर हमने किसी बिंदु पर इस धन परीक्षण आवेश को हम लाए, तो इसमें जो कार्य करना पड़ा भाई वही वैद्युत विभव होगा, बस हो गया। तो समझ में आ गया डेफिनेशन। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। तो इस धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य W होगा वो वैद्युत विभव कहलाएगा। वैद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं बताइए? वैद्युत विभव को सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। जो भी पढ़िए फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िए, ठीक है। तो वैद्युत विभव को हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल V आप बोल सकते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए, देखिए थोड़ा सा और लिख दीजिएगा, थोड़ा डीपली लिखेंगे तो भाई लघुत्तरीय में आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो ऐसे लिखिए, यदि धन परीक्षण आवेश, यदि धन परीक्षण आवेश मान लीजिए प्लस क्यू नॉट है, मानना क्या है भाई, ऊपर मैंने लिखा ही है, तो प्लस क्यू नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़े भैया? W कार्य करना पड़े। जैसे मान लीजिए कोई सामान यहां पे रखा है, आपको इस सामान को दूसरी जगह पे ले जाना है, तो उस सामान को दूसरी जगह ले जाएंगे भैया तो थोड़ा पावर लगेगा, थोड़ा कार्य करना पड़ेगा। वैसे फिजिक्स में भी है, फिजिक्स में भी कुछ नहीं, हमारे डेली एक्टिविटीज से सारी चीजें रिलेटेड है, ठीक है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया गया, हमारे डेली लाइफ में भी हम गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया को देखते हैं। तो सारी चीजें हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड ही होती हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना होता है। W कार्य थोड़ा न्यूमेरिक होता है, इसीलिए प्रॉब्लम होता होगा आपको। W कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा? उस बिंदु पर वैद्युत विभव भैया विद्युत विभव तब क्या होगा? यदि धन परीक्षण आवे तो वैद्युत विभव V जो होगा वो किसके बराबर होगा? W जो कार्य करना पड़ा है उसके, और जो आपका धन परीक्षण आवेश है Q नॉट, इसके अनुपात के बराबर होगा हमारा विद्युत विभव, यानी कि V इक्वल टू W अपान Q नॉट, या W अपान Q भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। मतलब धन परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य W करना पड़ता है उसी के अनुपात को ही हम विद्युत विभव कहते हैं। अब पूछा जाता है भैया कि राशियां पूछी जाती हैं, आपको पता है फिजिक्स है, इसमें राशि भी पूछी जाएगी, कैसी राशि है हो सकता है, ठीक है। वो लिख दीजिएगा, ऐसे एक छोटा सा प्यारा सा हेडिंग डालिएगा, राशि, ठीक है। ये ग्रीन और येलो और रेड ये सब पेन मत यूज कीजिएगा, नहीं तो जो नंबर मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा। तो राशि ये अदिश राशि है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। दूसरी चीज भैया, अब आप लोग पूछेंगे सर मात्रक क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो मात्रक भी जान लीजिए, ठीक है। मात्रक क्या होगा? W क्या है? ये कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल प्रति आवेश है, ये आवेश का मात्रक कूलाम। अब आवेश तो जानते ही होंगे, मैंने फुल चैप्टर पढ़ाया है। या हम इसका मात्रक वोल्ट भी लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मात्रक, जूल प्रति कूलाम, या वोल्ट हम लिखते हैं विद्युत विभव का मात्रक, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये मात्रक हो गया। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे बीमा, ठीक है, क्योंकि बीमा भी पूछा गया था भाई। 3 नंबर 4 नंबर में तो इतनी सारी चीजें तो आपको लिखनी ही पड़ेंगी। मैं स्लो बता रहा हूं, आप पढ़ लीजिए और जाकर आप बहुत तेजी से अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। चलिए बीमा निकालते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी बीमा क्या होगी, ठीक है। बीमा जान लेते हैं क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपके क्वेश्चन में था। तो यहां पे हेडिंग डालेंगे भैया बीमा, और बीमा हम लोग डायरेक्टली तो नहीं लिखेंगे, वैसे इसकी बीमा जो होती है वो मैं बता देता हूं, फिर हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। ML2
टी के पावर -3 ए के पावर -1, ये इसकी बीमा होती है। बट इसको निकालेंगे कैसे? अब देखिए, इसको निकालने के लिए देखिए, चूंकि हमें पता है v इक्वल टू W अपान Q नॉट होता है, W अपान Q नॉट होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, v इक्वल टू W अपान Q नॉट। अब देखिए यहां पे आपको W का फॉर्मूला पता हो, W की बीमा पता होनी चाहिए। कार्य की बीमा जो होती है वो होती है ml2 t के पावर -2, ये कार्य की बीमा होती है। Q की बीमा क्या होगी? क्योंकि Q इक्वल टू IT होता है, I की बीमा A और T की बीमा T, AT होगा Q की बीमा, ठीक है। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेंगे, V की बीमा आ जाएगी। देखिए ये हो जाएगा ml2 t के पावर -2 और नीचे हो जाएगा a के पावर, देखिए ये AT है, ऊपर आएगा भैया तो a के पावर -1 हो जाएगा, t के पावर भी -1 हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा, ठीक है। अब इसी को हम कर देते हैं, देखो ये हमारा v की बीमा आ जाएगी, ठीक है। यहां पे हम लिख देंगे ऐसे v की बीमा, यहां से सॉल्व कर लेंगे, दोनों को एक में कर लेंगे, ठीक है। तो ml2 हो गया, ठीक है। t के पावर -2 है, ये t के पावर -1 है, दोनों मिलकर माइनस माइनस प्लस 2 1 3, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, t के पावर -3 हो गया, a के पावर -1 आपका ऑलरेडी है। तो यही हो जाएगी विद्युत विभव की बीमा, v की बीमा यही होगा, ठीक है। ml2 t के पावर -3 a के पावर -1, यही आपकी v की बीमा हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका विद्युत विभव, उसका मात्रक, बीमा, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इस चैप्टर का था वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। देखो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन बोल्ट की परिभाषा दीजिए। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन बोल्ट? देखिए सिर्फ मैं आपको इलेक्ट्रॉन बोल्ट ही नहीं बताऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट की वैल्यू, 1 किलो इलेक्ट्रॉन बोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन बोल्ट, यानी कि मिलियन इलेक्ट्रॉन बोल्ट हो गया, ठीक है, बिलियन इलेक्ट्रॉन बोल्ट, सबकी वैल्यूज भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन बोल्ट होता क्या है, पहले समझिए। इलेक्ट्रॉन बोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है। देखिए कार्य का मात्रक तो वैसे जूल होता है, ठीक है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन बोल्ट है बहुत ज्यादा छोटा मात्रक है, जिसका प्रयोग परमाणु भौतिकी में करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे में। एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट, यहां से डेफिनेशन है मेन, एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट वह कार्य है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट वह कार्य होता है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। दूसरी परिभाषा, 2 परिभाषा मैं आपको बताऊंगा। दूसरी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होता है। ये डेफिनेशन इजी है, इसको बिल्कुल याद रख लीजिएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। अब देखो भैया इसकी वैल्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल आता है इसकी वैल्यू से रिलेटेड। देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, या इसी को लिखते हैं हम लोग 1 EV इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है? देखो इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कूलाम में होता है, ये भैया जूल में होगा। दूसरी चीज एक और होता है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूं 1 KeV, सुन तो लिए होंगे आप लोग किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हम क्या करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। भैया 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं आप खुद जानते होंगे, 1000 ग्राम। तो 10 की पावर 3 1000 को लिख सकते हैं। तो इसमें से हम
3 और घटा देंगे, -16 कर देंगे, ये -16 जूल हो जाएगा। क्योंकि देखो ध्यान से समझो कैसे, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर निकालना है भैया तो 1000 से इसमें गुणा करना होगा। जब आप गुणा करेंगे 1000 से तो 1000 को 10 की पावर 3 लिखेंगे, और 10 की पावर 3 जब हम लिखेंगे तो 10 की पावर -19 में से 3 जाएगा तो -16 ही बचेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो मैं समझा देता हूं थोड़ा सा, देखो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इतनी है तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो भैया 1.6, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भैया तो 1000 से इसमें गुणा कर दो। ठीक है, अब देखो 1 keV इक्वल टू क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻3। देखिए 1000 को हम 10 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 1 keV इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया 16 जूल, वही मैंने लिखा भी है। ठीक है, 1 keV की वैल्यू। ठीक, तो ये आपका हो गया भैया 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हमने जान लिया। अब भैया 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपसे पूछे कोई तो क्या कहोगे, 1 MeV। तो भैया मिलियन में कितने जीरो होते हैं, आप खुद ही बताइए, बताइए कितना होता है। अभी देखिए 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, ये आपको बताना पड़ रहा है। ठीक है, वो भी हमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इकाई दुहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 6 जीरो होते हैं भैया इसमें, कितने 6। तो हम अब कितना घटाएंगे, 19 में से 6 घटा देंगे तब कितना बचेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ऐसे घटाते चले जाइए मेरे दोस्त। अब आते हैं बिलियन पर। देखिए सिंपल सा है, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट BeV, ये किसके बराबर होगा, तो इसमें से हम 9 घटा देंगे, बिलियन में 9 होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻10 जूल। सबका नाम लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एटलीस्ट हमने बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जाने रही है। वैसे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक काफी आता है आपके एग्जाम में, बाकी बिलियन नहीं आता। ठीक है, बिलियनियर बहुत कम लोग हैं। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है और उसकी वैल्यूज कितनी होती है। अब चलिए हम चलते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये एक डेरिवेशन है, और ये एक ऐसा डेरिवेशन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है भैया। ये डेरिवेशन बिल्कुल से पढ़ लीजिएगा। नाम है इसका, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, देखो किसी वैद्युत द्विध्रुव लिख दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। तो हम करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जब तक आपको नहीं बनाएंगे टॉपर तब तक भैया आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो देखिए जैसे हमने विद्युत विभव, जैसे हमने अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, वैसे लगभग इसमें भी रहेगा। लेकिन उसमें बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने फॉर्मूला लगाया था, इसमें बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे भैया, हम 2 लोगों को ले लेंगे, ये और ये आपका विद्युत द्विध्रुव है। इसको नाम दे देंगे, ये ए भैया है और ये हमारे बी भैया है। कौन है, बी। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी ये विद्युत द्विध्रुव नहीं है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव में 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पे 2 आवेश भी होंगे, एक -q होगा और एक +q होगा, दोनों विपरीत प्रकार के होंगे, तो एक -q एक +q होगा। इनके बीच की भैया दूरी भी होगी, क्योंकि जो भी है, जैसे एक आदमी रहता है दूसरा आदमी रहता है तो उसके बीच में कुछ दूरी होती है, तो इनके बीच की दूरी जो हम ले लेते हैं उसको ले लेते हैं भैया कितना, 2l। कितना ले लेंगे, 2l इनके बीच की दूरी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है ये ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो इसका एक मध्य बिंदु ले लेंगे भैया, इसका मिडिल पॉइंट, ये मध्य बिंदु है। ठीक है, क्या है ये मध्य बिंदु है, इनको हम नाम दे देंगे मध्य बिंदु O है, ये मध्य बिंदु O। अब एक बात बताओ, यहां से -q से +q के बीच की दूरी 2l थी, हमने बीच में से इसको डिवाइड कर दिया, तो बताइए इस -q से O के बीच की दूरी कितनी होगी, ये l होगी। कितनी होगी, l होगी। ठीक है, और इस
O से इस प्लस Q के बीच की दूरी कितनी होगी, ये भी L होगी। अब दोनों को जोड़ो, L और L मिलकर क्या हो गया 2L। तो टोटल दूरी 2L थी, हमने मध्य बिंदु से डिवाइड कर दिया तो L प्लस L हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। तो हम इसकी अच्छी स्थिति में इस O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं, उस बिंदु को नाम दे देंगे P, और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और ये हमारे O से R मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर, R मीटर की दूरी पर है, ये जो P है हमारा, ठीक है। तो समझ में आ गया इतना। देखो हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया जो माइनस Q तथा प्लस Q आवेश से मिलकर बना है। ये ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है। इनके बीच की दूरी 2L है। इसका एक मध्य बिंदु O ले लेते हैं, जिससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव निकालना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मैंने बोला होगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, विद्युत विभव निकालना है। अब ये माइनस Q से O के बीच की दूरी L है और O से प्लस Q के बीच की दूरी भी L है, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ आप लोग, इस प्लस Q से P के बीच की दूरी कितनी होगी बताइए। इस प्लस Q से P के बीच की दूरी कितनी होगी, देखो इस O से P के बीच की दूरी R है, इस O से प्लस Q के बीच की दूरी L है। तो अगर हमें प्लस Q से P के बीच की दूरी निकाले तो R में से L घटा दो भाई, क्या प्रॉब्लम है। R माइनस L कर दिया। देखो ये R टोटल दूरी है, ये L है, जब इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो यहां से यहां तक की दूरी आएगी। तो R माइनस L, ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्लस Q से P के बीच की दूरी। अब आपसे कोई पूछे भैया इस माइनस Q से P के बीच की दूरी कितनी होगी, तो यहां से P के बीच की दूरी कितनी होगी भैया, देखो यहां O से P के बीच की दूरी R है, इतनी दूरी R है। अब भैया हमें यहां तक की दूरी निकालनी है, यहां से यहां तक की दूरी L है, तो R से L को जोड़ दो तो यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। देखो P से O के बीच की दूरी R है, O से माइनस Q के बीच की दूरी L है, तो टोटल दूरी निकालिए तो R प्लस L कर दो, क्या प्रॉब्लम है। तो R प्लस L, ठीक है, ये हमारा माइनस Q से P के बीच की दूरी है। तो इतना समझ में आ गया भैया, कुछ नहीं है, एक विद्युत द्विध्रुव लो जो माइनस Q तथा प्लस Q आवेश से बना है, इसका परावैद्युतांक K है, ठीक है। ये AB आपका विद्युत द्विध्रुव है, इसके बीच की अल्प दूरी 2L है, इसका मध्य बिंदु O है, जिससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव निकालना है, ठीक है। अब बिंदु प्लस Q से P के बीच की दूरी R माइनस L होगी और माइनस Q से P के बीच की दूरी R प्लस L होगी। तो लिखो, मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q तथा प्लस Q कूलाम आवेशों से बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव निकालना है। ये जो बिंदु P है इस पर हमें विद्युत विभव निकालना है। तो पहले क्या करोगे स्टूडेंट बताओ, पहले इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लेंगे क्योंकि दो आवेश हैं भाई विद्युत द्विध्रुव में। फिर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। फिर दोनों निकालकर हम परिणामी विद्युत विभव निकाल लेंगे, बस हमारा आ जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकाल लेते हैं। देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है B = 1/4πε0 K Q/R होता है, ठीक है। ये डेरिवेट हो चुका है जब मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा था। अब देखो R होता है तो यहाँ पे प्लस Q से P के बीच की दूरी R माइनस L है, तो R की जगह पर R माइनस L कर देंगे, बस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस Q आवेश से, ध्यान दीजिएगा, पहले हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, इसको मान लेंगे हम B1 क्योंकि भाई दोनों के लिए निकालना तो पहले को B1 मान लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 K क्यों मैंने लिखा क्योंकि ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव है ये ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है, इंटू Q/R माइनस L। देखो भैया Q/R फॉर्मूला होता है लेकिन यहाँ पे R माइनस L है हमारी दूरी प्लस Q से P के बीच की दूरी, तो R माइनस L रख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट ऐसे माइनस Q आवेश के कारण भी निकाल लेंगे भैया, वही सेम प्रोसेस। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, जैसे हमने प्लस Q के कारण निकाला वैसे माइनस Q के कारण, तो बिंदु P पर वैद्युत विभव,
वैद्युत विभव। तो भैया माई प्लस क्यू वाले को हमने मान रखा है V1, तो इसको मान लेंगे V2। ठीक है, नाम में क्या रखा है, असली मजा तो काम में है। तो V2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू, देखो भैया ये माइनस क्यू आवेश है, यहां से ये P के बीच की दूरी R प्लस यल है, तो दूरी की जगह पर तो R प्लस यल रख देंगे, लेकिन यहां पे हम माइनस क्यू रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू रखेंगे अपान R प्लस एल। ठीक है, ये इतना हो गया। या इसी को हम आगे भी कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, इसको हम लिख सकते हैं V2 इक्वल टू ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान R प्लस एल। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमने V1 V2 निकाल लिया, लेकिन ये तो हमें निकालना नहीं है, हमें अच्छी स्थिति पर विभव निकाला, तो अब हम परिणामी विभव निकालेंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। ठीक है, परिणामी वैद्युत विभव। अब भैया परिणामी विद्युत विभव निकालना है तो कैसे निकालोगे, V इक्वल टू क्या करेंगे, V1 और V2 को जोड़ देंगे, V1 प्लस V2, जो हमारा V1 आया है उसको और V2 भैया को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, V1 की वैल्यू कितनी है ऊपर बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान R माइनस एल, ये B1 की वैल्यू है, और प्लस इसको ब्रैकेट में लिखेंगे भैया, B2 की वैल्यू कितनी है, -1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान R प्लस एल। ठीक है, ब्रैकेट में मैंने क्यों लिखा है भैया, क्योंकि अभी ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा। देखो V इक्वल टू हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान R माइनस एल। अब भैया ये प्लस माइनस, जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस मिलकर माइनस कर देगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान R प्लस एल। इतना तो समझ में आ रहा होगा, समझदार हो, छोटे बच्चे हो क्या। V देखिए अब क्या होगा, दोनों में देखो क्यू है, हाँ है भैया, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी है, तो कॉमन ले लेंगे हम इसको, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा स्टूडेंट, अंदर बचा 1/, देखिए क्यू को तो हटा दिया, 1/R माइनस एल, बड़ा ब्रैकेट आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट कर दीजिएगा, ये R माइनस एल हो गया, और -1/R प्लस एल, ये अंदर बचा है। क्यों अंदर ये बचा बताइए, क्यों बचा, क्योंकि ये क्यू बाहर निकल गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर निकल गया, तो यही बचेगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, V इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, देखो ध्यान से समझो, ये हम एलसीएम लेंगे दोनों का, तो R माइनस एल हो गया और R प्लस एल हो गया, R माइनस एल से R माइनस एल कैंसिल, ऊपर जाएगा R प्लस एल, और माइनस ये R प्लस एल से R प्लस एल कैंसिल, ऊपर जाएगा R माइनस एल। इस प्रकार से इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि देखो इसके आगे माइनस है, अभी अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया उसको। तो V इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, देखो R प्लस एल है ऊपर, R प्लस एल, ये माइनस है, अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये R प्लस एल ए भी हो जाएगा अपान, ये एक बात बताओ, R माइनस एल इंटू R प्लस एल इक्वल टू क्या होगा, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे यहां पे ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भैया। A प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो R को A मान लेंगे, L को B मान लेंगे, तो ये हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम क्या लिखेंगे, V इक्वल टू, देखो R ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों कैंसिल हो गए भाई, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, R में से R जाएगा 0, ऐसे भी बचेगा, तो ये हमारा हो गया क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अंदर क्या बचेगा, L और L मिलकर बना लेंगे भैया 2L, L और L को जोड़ेंगे तो 2L हो जाएगा, अपान R स्क्वायर
माइनस एल स्क्वायर, ये आपका इतना हो गया। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। देखो ध्यान से समझिएगा, इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कि v इक्वल टू हमारा इतना हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक चीज बताइए, यहाँ पे v इक्वल टू आपको अब हम क्या लिखेंगे इसका, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको कर देंगे इंटू Q और 2L का गुणा हो जाएगा भैया, तो Q इंटू 2L हो जाएगा, और अपान क्या है हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये अपान में है। ठीक है, अब क्या होता है, एक चीज आपको पता होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P होता है वो किसके बराबर होता है, वो Q इंटू 2L के बराबर होता है। ये आपको मैंने पढ़ाया था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो इस Q इंटू 2L के जगह पर हम कर देंगे P, क्योंकि उसके बराबर है भैया, तो हम लिख सकते हैं, तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अभी डेरिवेशन नहीं हुआ है, एक स्टेप और है। देखिए, यदि L का मान जो है वो R की अपेक्षा बहुत कम हो तो L के जगह पर हम 0 मान सकते हैं। देखो ये जो L है ये इस R की अपेक्षा बहुत छोटा है। देखो R जो है वो O से P के बीच की दूरी R है, देखो कितनी दूरी, और जो L है वो O से प्लस Q के बीच की दूरी है। तो देखिए इस R की अपेक्षा ये L बहुत कम दूरी है, तो L के जगह पर हम 0 ले लेंगे, ये शर्त है। तो यदि L का मान लिख दीजिए ऐसे, यदि L का मान, भाई डेरिवेशन है इसमें सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, R की अपेक्षा बहुत कम हो, बहुत कम हो, यानी कि बहुत कम हो का मतलब क्या है, L इज L इज लेस देन R। ठीक है, तब क्या होगा, यहां पे L की वैल्यू हम ले लेंगे 0, तो L स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी भैया, 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही मिलेगा, तो एस L स्क्वायर की जगह पर 0 रख देंगे, तो 0 तो ऐसे चला गया, R स्क्वायर में से 0 घटेगा तो R स्क्वायर ही बचेगा। तो फाइनली जो हमारा V अब आएगा, V अब देखिए V आया जो, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपान देखिए R स्क्वायर बचेगा, L स्क्वायर की जगह पर 0, तो भैया R स्क्वायर में से 0 जाएगा, तो यही बचेगा वोल्ट। ये आपका हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला। लेकिन अगर मान लीजिए जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है वो निर्वात या वायु में हो, निर्वात अथवा वायु के लिए, क्योंकि हो सकता है उसी में रखा गया हो, अथवा वायु के लिए, तो निर्वात या वायु में होगा भैया, तो हम K की वैल्यू 1 रखेंगे, तो इस K के जगह पर 1 कर देंगे, तो हमारा एक नया फॉर्मूला निकल कर आएगा, V इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान R स्क्वायर, वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट। और यही हमारा हो जाएगा मेन डेरिवेशन विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो इस तरह से आपको डेरिवेशन करना है, मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा था, इजी वे में मैंने आपको बताया। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं तो आप दोबारा देखिए, क्योंकि इसको अगर मिस करोगे भैया तो आपका 5 नंबर मिस हो जाएगा, क्योंकि ये जरूर आता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है संधारित्र, और क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, संधारित्र से आप क्या समझते हैं। तो इसकी परिभाषा आप जान लीजिए, बाकी कुछ खास इसमें नहीं आता है। तो संधारित्र का सिद्धांत आता है जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है चैप्टर में। देखो संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। मतलब संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें हम चालक के आकार में और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और उसमें ज्यादा से ज्यादा आवेश संचित कर पाएंगे, यही संधारित्र होता है। माना कि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव B हो जाता है, तब चालक की जो धारिता होती है C, धारिता को हम C से डिनोट करते हैं, C इक्वल टू Q अपान V होगा, ये धारिता है। ठीक है, मतलब धारिता क्या होती है, संधारित्रों में चालक में आवेशों को संग्रहित करने की जो क्षमता होती है वही धारिता होती है। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो संधारित्र समझ में आ गया, 2 लाइन याद रखिएगा कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें हम चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेशों को संचित कर सकते हैं। बस हो गया। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक मैं आपको स्पेशली बताऊंगा धारिता क्या होता है। देखो ये आपका क्वेश्चन है कि वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए।
तो देखिए संधारित्र की धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। यानी कि कोई चालक कितना ज्यादा आवेश संग्रहित कर सकता है, उसी की क्षमता को ही हम वैद्युत धारिता कहते हैं। जैसे हमारी भी एक क्षमता होती है, अगर कोई कह दे भैया 50 किलो आपको वजन उठाना है, हम हो सकता है आसानी से उठा दें। अगर उसको 80 कर दिया जाए तो वो हमारे क्षमता से बाहर है, तो वो हमारी धारिता नहीं है। जितना हमारे अंडर में वही हमारी धारिता है। ठीक है, तो किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। मतलब कोई चालक है, चालक में क्या होगा, चालक वे होते हैं जिनमें आवेश, जिनमें जो है धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होता है। और चालक में क्या होंगे, गतिमान आवेश जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन, इन्हीं आवेशों को संग्रहित करने, कितना आवेश ये संग्रहित कर सकते हैं चालक। अब चालक में आप लोहा भी ले सकते हैं, लोहा भी एक चालक ही है। ठीक है, तो इसमें जो है कितने आवेश संग्रहित हो सकते हैं, उसी की क्षमता को हम धारिता कहते हैं। इसका एक और डेफिनेशन हमें समझना होगा, दूसरा डेफिनेशन, किस फॉर्मूला भी निकालेंगे। किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि धारिता C = लिख दीजिएगा, धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं। ये चालक को दिए गए आवेश Q तथा चालक के विभव V में होने वाली वृद्धि, इसी के अनुपात के बराबर होती है हमारी धारिता। ठीक है, ये हमारा हो गया C = Q/V, या इसको लिख सकते हैं Q = CV। CV। अब यहां पे आप लोग कहेंगे सर C क्या है, ये धारिता है, Q क्या है, आवेश, V है विभव। ठीक है, तो ये धारिता का फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरी कंडीशन भैया, इसका मात्रक भी जान लेते हैं, लगिए हाथ, क्योंकि मात्रक भी जानना जरूरी है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, देखिए मात्रक क्या होगा बताओ, Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है प्रति, V है बोल्ट, बोल्ट हो जाएगा कूलाम प्रति बोल्ट, ये धारिता का मात्रक होगा। या इसका मात्रक एक और होता है भैया, फैरड, आपने सुना होगा, काफी फेमस है फैरड। 1 माइक्रो फैरड = 10⁻⁻6 फैरड, पिको फैरड होगा 10⁻12 फैरड। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, लिख दीजिएगा 1 माइक्रो फैरड, मैं लिख देता हूं यहां पे थोड़ा सा, 1 माइक्रो फैरड = होता है, ये माइक्रो फैरड है, 10⁻⁻6 फैरड। कोई पूछे भैया 1 पिको फैरड = क्या होगा, तो ये होगा 10⁻12 फैरड के। ठीक है, -12 फैरड के, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इतना समझ में आ गया कि धारिता क्या होती है और इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, बीमा मैं डायरेक्टली यहां पे बता देता हूं, आप लोग निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीमा, ठीक है, बीमा क्या होगा इसका, देखो ध्यान से समझना। देखिए Q की बीमा आप रख दीजिए, V की बीमा रख दीजिए, क्योंकि C = Q/V होता है। तो फाइनली आपकी जो आएगी वो आएगा M के ऊपर -1, L के पावर -2, T के पावर 4 और A के पावर 2, ये इसकी बीमा होगी। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर कैसे निकालें, तो देखिए Q की बीमा रख दीजिए यहाँ पे और V की बीमा रख दीजिए, आपकी धारिता की बीमा आ जाएगी। ठीक है, जैसे देखो कैसे निकालेंगे, मैंने डायरेक्टली तो बता दिया, यहाँ पे बीमा हम लोग हेडिंग डाल देंगे छोटा सा। हमें पता है C की बीमा क्या होगी, देखो C की बीमा, तो C की बीमा अगर आपको निकालनी है तो भैया C = होता है हमारा Q/V, तो इसकी बीमा रख देंगे। देखो थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं भाई, जरूरी है। ठीक है, Q की बीमा होती है AT, क्योंकि Q = IT होता है, और V की बीमा होती है ML2, T के पावर -3, A के पावर -1, ये V की बीमा है। अभी तो मैंने बताया कुछ देर पहले आपको। ठीक है, इतना भी नहीं जानते, भूल जाते हैं तो प्रॉब्लम है आप में। ठीक है, आगे देखिए AT है आपका, AT को ऐसे रहने देंगे, इन सबको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। M है, इसके ऊपर -1 होगा, L है -2 होगा क्योंकि +2 है, T है -3 में तो +3 हो जाएगा, और A है माइनस में तो ये A1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसी को भैया हम जोड़ के घटा के तोड़ मोड़ देंगे, काम हो जाएगा। M के पावर -1 है, बीमा हमेशा ब्रैकेट में लिखना। L के पावर -2 है, ऐसे रहने देंगे। T के पावर देखो 3 है और एक T यहाँ पे है, 4 हो जाएगा। एक यहाँ A है, एक यहाँ A के पावर 2 हो जाएगा। यही बीमा होगी किसकी, C की बीमा, धारिता। बस हो गया, यही सब निकालना आना चाहिए। छोटे छोटे अगर आपको राशियों की बीमा पता है तो बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यही होगी वैद्युत धारिता और उसकी बीमा, उसका मात्रक, सारी चीजें मैंने आपको बताया, प्रयास पूरा था। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट टॉपिक है भैया वो है समविभव पृष्ठ, और शायद इसमें कुछ है भी नहीं, सिंपल सा है। समविभव पृष्ठ क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, नाम में ही सब कुछ है। यहां पे समविभव यानी कि समान विभव। देखो, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें मैंने एक गोलीय पृष्ठ ऐसे खींच दिया, ठीक है। अब इस पर जितने भी बिंदु हैं, सारे बिंदुओं पर देखिए, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये सब पर अगर विद्युत विभव हमारा बराबर होगा, ये सब बिंदु है, ठीक है, तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहेंगे। सिंपल सा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। हो गया। अब देखो, मैं लास्ट डिस्कशन आपसे करने जा रहा हूं, तो ये आपका हो गया समविभव पृष्ठ, ठीक है। समझ में आ गया ये टॉपिक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, अब ये क्लास आज की यहीं पर हमारी फिनिश होगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें एक दो डेरिवेशन और है जो आप कर लीजिएगा, और वो कहां से करोगे? आप YouTube पे सर्च कीजिए स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। उस चैप्टर से जाकर उसको कर लो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता। उसमें आपको क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का एक डेरिवेशन है, उसको कर लीजिएगा। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये जिसके बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो, ये दोनों डेरिवेशन आप जाके वहां से कर लीजिएगा, या आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। टेंशन मत लो। तो वहां से ये दोनों डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाकर कर लीजिएगा। जितना होता था मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी। कैसा लगा आपको आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो? इस क्लास में हमने जाना क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के सारे प्रश्न, लघुत्तरीय, विस्तृतरीय, सब कुछ मैंने जाना। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक दो टॉपिक मैंने आपको बताया, उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।